अच्छा, परसों से है ना रमजान? सर मुझे आइडिया नहीं परसों है। से है, परसों से परसों है। से जी। ठीक ठीक, तो अपने हिसाब से बताइएगा टाइम वाइम तो सबको सूट। बिल्कुल सर। वैसे तो सुनना ही है, अच्छा है उसी समय दिन में करे तो ये जब जो भी टाइम बता दो, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो हीट लोड कैलकुलेशन हम लोग क्यों करते हैं? थंब रूल जो हमने पढ़ा है, 1 TR इज इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर। तो सीधे सीधे एरिया से डिवाइड कर देते हैं। 1 टन 100 स्क्वायर फीट या 110 स्क्वायर फीट 20 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। सीधे एरिया से डिवाइड कर देते हैं और आ जाता है कितना टन चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, थंब रूल होगा। और हीट लोड मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट बताता है। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है। एग्जैक्ट मतलब क्लोज, एग्जैक्ट के करीब करीब बताता है कि कितना BTU पर आवर हीट रिमूव करनी है उस बिल्डिंग से, है ना, उस बिल्डिंग से। तो उस बिल्डिंग में टोटल कितना टनेज चाहिए। फॉर एग्जांपल सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर आपका। किसी को नहीं हो रहा क्या? नहीं मेरे में नहीं, तो मुझे स्क्रीन तो आ हो रही रही है। है। ओके ठीक है सर, हो गया सर, ठीक है सर, ओके। तो कितना हीट लोड, कितना हीट रिमूव करना है पर आवर। भाई कोई भी है, रेट है, पर आवर कहेंगे, पर सेकंड कहेंगे, पर मिनट कहेंगे, तो कुछ तो लेंगे उसका मेजरमेंट यूनिट। तो पर आवर कितनी हीट रिमूव करनी है वो है। तो मॉल है, जैसे मॉल कुछ भी होगी बिल्डिंग, तो उसमें बिल्डिंग सर्वे पहले करेंगे। सबसे पहले बिल्डिंग सर्वे किया जाएगा। जो भी बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स की जो टीम होती है वो आर्किटेक्ट से मिलेगी, कंसल्ट वो उससे मिलेगी, सिविल कॉन्ट्रैक्टर से मिलेगी, जो MEP की टीम है या HVAC की जो टीम के हैं मिलेंगे, और वहां से डाटा लेकर के आएंगे। बिल्डिंग सर्वे करेंगे, उसकी परमिशन लेंगे, तो बिल्डिंग देखेंगे कैसी है, क्या डाटा लेके आएंगे। वो डाटा उसमें डालेंगे, जहाँ पे एक्सेल जो आपने देखा हुआ है उसमें डाटा डालेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली BTU पर आवर में रिजल्ट आएगा। फाइनली ऐसे करके डाटा डाला और फाइनल रिजल्ट किस में आया? BTU पर आवर में। ये इसको जब 12,000 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 12,000, तो क्या आ गया? टनेज। इस टनेज को 400 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया CFM। तो CFM तो निकाला जाता है रूम वाइज, हर रूम का अलग अलग CFM, मतलब कितने रूम, किस रूम में कितना CFM डालना है तो चाहिए। बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में, हॉल डाइनिंग में कितना चाहिए। और जो टनेज निकालते हैं वो रूम का तो निकलेगा, लेकिन टोटल टनेज ऐड किया जाएगा। टोटल टनेज सारे फ्लोर का ऐड कर आके जैसे 800 टन आया, तो फिर कहेंगे भी 800 टन का हम वाटर कूल चिलर लेंगे। कितने वाटर कूल चिलर लेंगे, इक्विपमेंट सिलेक्शन करेंगे, वो बात की बात है। सबसे पहला काम HVAC में होता है हीट लोड कैलकुलेशन। अब आते हैं ये पेज आपके पास है, ये वाला? जी सर जी सर हाँ ये आजाद का नोट है क्या? हाँ, आजाद का है। अच्छा हाँ, आजाद का है। ये थे। हाँ आजाद का है। तो टाइप ऑफ बिल्डिंग क्या है, मॉल है, क्या है, फलानी का बिल्ट अप एरिया, बिल्डिंग में लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, ये बिल्ट अप एरिया हो गया। लेंथ और ब्रेथ बिल्ट, उसका डायमेंशन क्या है बिल्डिंग। एरिया टू बी एयर कंडीशन एंड वेंटिलेशन, कितने एरिया में एयर कंडीशनिंग करनी है,
और जहां एयर कंडीशनिंग करनी है वहां वेंटिलेशन भी तो करनी है, तो एरिया टू बी एयर कंडीशन एंड वेंटिलेशन, और वो एरिया जहां पे सिर्फ वेंटिलेशन करनी है, जैसे टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, कार पार्किंग हो गया, वहां पे एसी तो नहीं करना है, सिर्फ वेंटिलेशन करना है। लैटिट्यूड, on your system. Install flask with तो हमारे पास दो तरह के मॉड्यूल्स हैं, एक बिल्ट इन मॉड्यूल ऑलरेडी बनल बन गया है, एक प्रिंटर बनेगी अभी पर एक बोला ले ओके मॉड्यूल बच्चों को तो जो के यूज करता है लेकर के जाना करते हैं जो यूज करता है दोनों सिस्टम हैंग हो जाता है। सर वॉइस नहीं आ रहा है आपका सर। मैं बोली कहाँ रहा हूँ मैं? रमेश आपको आ रहा है? अरे अब बोला है मैंने। हाँ आ रहा है। आप देखिए, आपको ही कुछ या सबको प्रॉब्लम है तो साफ साफ बोलिएगा, पता लगेगा कि नहीं हमें तो स्क्रीन आ रही है। औरों को आ रहा है तो ठीक है, फिर वही अपनी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा मैंने ऐसे कर लिया कि एडजस्ट किया ज्यादा वॉइस। नहीं अब और एक एक्सटर्नल मॉड्यूल। कहीं मैं कुछ करने लगा उल्टा पता लगे सभी का वॉइस चला गया, तो इसलिए। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे इक्वेटर होता है पूरी, उसके ऊपर इसमें बना है कि नहीं? एनीवे हाँ, ये लैटिट्यूड, ये एशरे की टेबल है। एशरे बोलेंगे इंडिया में, इशरे बोलेंगे उसको, इंडियन सोसाइटी फॉर हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। लैटिट्यूड, ये है लैटिट्यूड। नॉर्थ, लैटिट्यूड डिग्री, एन मतलब नॉर्थ। तो जहां का भी निकाल रहे हो हीट लोड, उस शहर का एक लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड क्या बताता है? ये बताता है कि कितनी हीट है। इक्वेटर मतलब बीच में, अर्थ के बीचों बीच जो लाइन जाती है उसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के जितना पास है उतनी ज्यादा गर्मी होगी, इक्वेटर से जितना दूर है उतनी कम गर्मी होगी। ये लैटिट्यूड हो गया। डेली रेंज की बात बाद में करेंगे। साइकोमेट्रिक चार्ट तो सबने किया ही हुआ है ना? क्यों भाई? अरे यस नो कुछ तो बोलो यार। सर खान सर को इंटर कीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे। अब हम बात करते हैं। सर साइकोमेट्रिक चार्ट आपसे बता दीजिए, वो सर डिजिटली बताए थे, हमारे पास उस समय में सिस्टम नहीं थी, तो आप ये वाला ग्राफ वाला बता दीजिए। ये साइकोमेट्रिक चार्ट की हम पहले अलग अलग बातें करेंगे, सबको मिला करके फिर उस डाटा को डालेंगे तो हीट लोड कैलकुलेशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं साइकोमेट्रिक चार्ट की। साइकोमेट्रिक मतलब क्या होता है? कुछ तो पढ़ा होगा। साइकोमेट्रिक मतलब क्या होता है? इसमें सर बाहर की टेम्परेचर और अंदर की टेम्परेचर का अंतर वो करते थे। साइकोमेट्रिक मतलब स्टडी ऑफ एयर प्रॉपर्टीज। एक लाइन लिखो, इंटरव्यू में एक लाइन का आंसर दिया जाता है, लंबे लंबे मतलब बाहर अंदर, ये वाला नहीं। साइकोमेट्रिक मतलब स्टडी ऑफ एयर प्रॉपर्टी।
Study of air properties. थ्रू चार्ट, तो साइकोमेट्रिक चार्ट हो गया। ठीक है। एयर प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है, मतलब थीसिस लिख ले इसमें, कोई पीएचडी कर दे, लेकिन हमें जो एयर प्रॉपर्टी चाहिए वो बस 5 चाहिए। बाहर और अंदर का टेम्परेचर ही नहीं, बल्कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं। एयर में क्या होता है, टेम्परेचर ही नहीं होता है, मॉइस्चर भी होता है। ये तो दो मेन चीज होती है, एक टेम्परेचर, एक मॉइस्चर। तो एक तो बात कही आपने, टेम्परेचर मॉइस्चर की बात भी होती है। 5 प्रॉपर्टी होती है। टीबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मतलब जैसा आपने बताया कि बाहर और अंदर का टेम्परेचर, एक स्लिंग थर्मोमीटर होता है, तो उसको हम लोग लेके, अरे यार फिर कोई गया, फिर आया। अपना सिस्टम ठीक करिए, सही जगह बैठिए। एक्चुअली सर, सॉरी सर, मेरा आज ये मोबाइल हैंग मार गया था, इसलिए वो पूरा रीसेट किया हूँ। अब ठीक है सर, ओके, चलता रहेगा। नहीं हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। हीटअप हो गया था सर, हाँ लैपटॉप एंड दोनों हीटअप हो गया था सर। हाँ, हो जाता। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब बाहर क्या टेम्परेचर है अभी, और अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए, अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए ह्यूमन कंफर्ट के लिए। 23 सर 24। फ़ारेनहाइट में 75, हाँ 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 23 बोले तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये अंदर चाहिए। जी और अगर ये दे रखा है, हैदराबाद ही पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, हैदराबाद का बाहर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर 106 है, अंदर चाहिए 75, तो 31 डिग्री माइनस करना होगा, 31 डिग्री माइनस। और ह्यूमिडिटी कितनी है हैदराबाद की, 28%, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 28%। तो कितना परसेंटेज ह्यूमिडिटी बढ़ानी होगी? 22 हाँ, तब 50% हो जाएगी। तो दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स। तीसरा भी रीडिंग इधर दे रखी है, वेट बल्ब टेम्परेचर। इन तीनों, ठीक है। अब जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की ये लाइंस है, ये तो साइकोमेट्रिक चार्ट है, इसमें ये जो लाइंस जा रही हैं ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, लाइन से शो किया है। ये जो कर्व है, कर्व यहां से जो नीचे आ रही है लाइन, ये है वेट बल्ब टेम्परेचर। ये है अब जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, और जो इस साइड, लेफ्ट साइड में कर्व पे, और यहां जो टच कर रही है, यह है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। चौथी चीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जो कर्व है 10% का पूरा कर्व, 10, 20, 30 ये होना चाहिए था, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और लास्ट में हुआ 100%। 100% क्या है? मॉइस्चर। जब 100% मॉइस्चर हो गया, जब 100% मॉइस्चर हो गया, तब तो फिर ड्यू फॉर्म हो जाएगा, या पानी बरस जाएगा, जी जी, क्योंकि उससे ज्यादा मॉइस्चर तो नहीं ले सकता। तो इस कर्व को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व, जो नहीं पता लिखना है तो फट से अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, सैचुरेशन कर्व कहते हैं इसे।
कोई इंटरव्यू में पूछेगा सैचुरेशन कर्व कहाँ है, ये दिखा दिया। या पूछे क्या होता है, कह दिए कि साइकोमेट्रिक चार्ट में जो कर्व होता है जिसमें मॉइस्चर 100% होता है तो वो सैचुरेशन कर्व होता है। फिर पांचवी प्रॉपर्टी है ह्यूमिडिटी रेशियो। इस पॉइंट, यही हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट पे जब दिखाती है तो उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे वो ड्रॉपलेट बन जाए। हाँ ड्रॉपलेट बन जाए या कंडेंसेशन हो जाए, वो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ह्यूमिडिटी रेशियो ये वर्टिकल लाइन में यहाँ जो काटती है हॉरिजॉन्टल लाइन वो है ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो की यूनिट क्या है, ग्रेन, उसके वेट ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ मॉइस्चर दैट एयर कैन होल्ड। इसकी यूनिट है ग्रेन्स पर लिबियन। ग्रेन्स पर लिबियन मतलब क्या हुआ, अगर हमारा 20% है किसी शहर का, हमें 20 से 50% करना है तो कितना वेट, कितना मॉइस्चर ऐड किया जाएगा, कितना मॉइस्चर ऐड किया जाएगा जिससे 20% से 50% हो जाए। वैसे ही जैसे कोई एक एग्जांपल सोच रखा था मैंने, वही सब्जी अब्जी लेते हैं, 1 kg सब्जी ली तो उससे ये नहीं कहेंगे 20% और दे दो, उससे कहेंगे 200 ग्राम और दे दो। तो 200 ग्राम जब और ले लेंगे तो 20% तो हो ही जाएगा अपने आप। ऐसा तो कितना वेट मॉइस्चर ऐड किया जाए जिससे कि उतना परसेंटेज बढ़ जाए। परसेंटेज कोई थोड़ा ना बढ़ा सकता है, वेट बढ़ा सकता है। तो मॉइस्चर जब कोई यूनिट है उसमें एयर आ रही है और बाहर की एयर का मॉइस्चर जो भी हो 20% हो और उसमें फिर 30% और ऐड करना पड़ेगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं साइकोमेट्रिक टेबल की। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी नमी परसेंटेज में है। और ह्यूमिडिटी रेशियो की यूनिट क्या है, ग्रेन्स पर लिबियन। लिबियन भी वेट की यूनिट है, ग्रेन्स भी वेट की यूनिट है, तो दोनों वेट की यूनिट है। लेकिन हर लिबियन में कितना सॉरी कितना ग्रेन ऑफ मॉइस्चर ऐड किया जाएगा, ये साइकोमेट्रिक चार्ट है और ये है साइकोमेट्रिक टेबल। तो साइकोमेट्रिक चार्ट देख करके साइकोमेट्रिक टेबल बनाई जाती है। साइकोमेट्रिक चार्ट निकालूंगा बाद में और फिर हम देखेंगे। तो ये डिजायर की 2 चीजें, 5 में से कोई भी 2 वैल्यू पता हो तो 3 पता लग जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये 2 वैल्यू एक पॉइंट पे काटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जिस पॉइंट पे काटेगी वहां से सीधी लाइन खींचेंगे तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ह्यूमिडिटी रेशियो मिल जाएगी और उधर कर्व देखेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता लग जाएगी। 2 पॉइंट पता हो तो बाकी के 3 वैल्यूज पता लग जाते हैं। 2 पॉइंट क्या, यहाँ तो 3 पॉइंट बता रखे हैं, 2 ही काफी थे। 3 पॉइंट बता रखे हैं तो चौथा पॉइंट कौन सा नहीं बताया इधर, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कौन कौन से 2 चीजें और हैं, HR ह्यूमिडिटी रेशियो। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की जरूरत नहीं है वैसे टेबल में, लेकिन हम लोग वो भी नोट कर लेते हैं। तो ह्यूमिडिटी रेशियो निकल आएगा जब 3 पॉइंट पता है।
नंबर ऑफ पीपल कौन बताएगा? आर्किटेक्ट बताएगा या क्लाइंट बताएगा कि भाई इस रूम में इतने पीपल कंसीडर करो। तो पीपल की वजह से क्या होगा? ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? ये सारी की सारी चीजें हीट ला रही हैं। हीट कहाँ कहाँ से हीट आ रही है, उसके लिए ये डाटा चाहिए। तो लोगों के अंदर भी सेंसिबल और लेटेंट हीट होती है, तो कितने लोग हैं उसके हिसाब से उतनी हीट होगी। जैसे अगर कोई अपार्टमेंट में है या ऑफिस में है, तो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितनी BTU पर आवर हीट, सेंसिबल हीट इतनी होगी, लेटेंट हीट इतनी होगी। जरूरी नहीं है डाटा वही हो बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन ये डाटा मान के चला जाता है। तो ये अपार्टमेंट के लिए है। अब उसी में देखेंगे फैक्ट्री के लिए सेंसिबल हीट हो गई 525, कम लेटेंट हीट ज्यादा हो गई, क्योंकि वहां फैक्ट्री में वैसा काम रहता है या लेबर है, तो उधर सेंसिबल हीट ज्यादा हो जाती है, लेटेंट कम हो जाती है हैवी वर्क में। और ऑफिस में है या घर पे है तो सेंसिबल ज्यादा होती है, लेटेंट कम इन्फिल्ट्रेशन मतलब बाहर जो डोर और विंडो है वहां से के गैप से हवा आ रही है, तो उसका पैरामीटर है डोर का या विंडो का, तो 1 फीट को 1 CFM मान के चला जाएगा। तो 3 फीट बाई 6 फीट का डोर है, तो पैरामीटर क्या हुआ? 3 + 6 + 3 + 6 18 फीट। तो ये कहते हैं कि 18 फीट है, 18 CFM एयर अंदर आएगी, वो हीट लेके आएगी। प्रॉब्लम ये आउटसाइड एयर 3 तरह से निकालते हैं, वो बाद में देखेंगे अभी चार्ट उसमें। एज पर नंबर ऑफ पीपल, एज पर स्क्वायर फीट, एज पर एयर चेंज पर आवर। बाईपास फैक्टर, चलो इंजीनियर ये है बाईपास फैक्टर। रेजिडेंस के लिए 30% से 50%, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 0.5 हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर जो एयर आई, रिटर्न एयर या फ्रेश एयर, वो बिना टच किए कूलिंग कॉइल से टच करेगी, फिन से टच करेगी, तब ना उसका टेम्परेचर कम होगा। तो बिना टच किए गैप में निकल गई वो एयर, तो जब निकल गई, टच ही नहीं किया, तो जैसे गर्म बाहर रूम से आई थी वैसे ही वापस चली गई, तो बाईपास हो गई वो एयर बाईपास हो गई। तो वो बाईपास फैक्टर है। रेजिडेंस 30% भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी समझ से, कोई इसमें पूछने वाला नहीं। तो कॉन्टैक्ट फैक्टर होगा 1 - बाईपास फैक्टर। अगर आप 0.3 लेते हो बाईपास फैक्टर, तो कॉन्टैक्ट फैक्टर 1 - 0.3 = 0.7 हो जाएगा। इंजीनियर से करीब कर अच्छा लग रहा है, ये लो सही हो, देख लेता बात कुछ में से देख मिला है, देखो तो हमने दे दिया कि ना समझाता नहीं इसके अंदर। रूम डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट,
बाईपास फैक्टर हो गया, ये वो कर दो। आउटडोर डेली रेंज एंड करेक्शन फैक्टर, अभी यही बता देता हूँ। देखा ये क्या लिखा है, आउटडोर डेली रेंज 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज क्या है, वॉल और रूफ, वॉल और रूफ में सूरज जब तक दिख रहा है तब तक तो गर्मी है। अब सूरज ढल गया, सूरज नहीं है, तो भी दीवार और रूफ ने पूरे दिन भर की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो धीरे धीरे हीट अंदर फेंकेगा, कौन? दीवार और रूफ। ना कुछ तो उसमें कुछ हीट ऐड करी जाएगी, उसी को करेक्शन फैक्टर कहते हैं। करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए पहले डेली रेंज देखा जाता है, उस शहर का डेली रेंज कितना है, उसके बाद फिर करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। एक दूसरा पेज है, एक दूसरा पेज है, वो इसमें नहीं है, तो वो अभी कॉपी से मैं फोटो खींच करके डालूंगा। तो उससे देखा जाता है कि करेक्शन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं, 2 मिनट का काम है, वो हम निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सीलिंग एंड फॉल सीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोर से सीलिंग की हाइट 12 फीट है। फ्लोर से जहाँ हम खड़े हैं वहां से ऊपर सीलिंग की हाइट 12 फीट है, और सीलिंग के नीचे फॉल सीलिंग लगी हुई है। फॉल सीलिंग होती है ना, सीलिंग के नीचे लगी। तो फॉल सीलिंग के ऊपर तो सीलिंग ही है ना, तो फॉल सीलिंग और सीलिंग के बीच में तो हमें कूलिंग करनी नहीं है, तो बेकार में हम उस डिस्टेंस को क्यों ले जहाँ कूलिंग ही नहीं करनी है। तो टोटल डिस्टेंस ना एक बार हमने में दूध टिफिन इना खाला देगा दूध टिफिन ये टोटल डिस्टेंस 12 फीट है। ये सीलिंग और फॉल सीलिंग और सीलिंग और फ्लोर का, और 2 फीट सीलिंग और फॉल सीलिंग के बीच का डिस्टेंस। तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है? 12 - 2 तो 10 फीट। तो 10 फीट हाइट मानेंगे, ना कि 12 फीट हाइट मानेंगे। पीओसी क्या है? बेस ऑफ सीलिंग फ्रॉम फ्लोर। एफएफएल क्या है? फ्लोर। कौन सा फ्लोर? फिनिश्ड फ्लोर लेवल। जब टाइल लग जाएगा तो जो डिस्टेंस, बेस ऑफ बेस ऑफ सीलिंग, BOF बेस ऑफ फॉल सीलिंग। ये अब ये है U फैक्टर और R फैक्टर। U क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब जितनी मोटी दीवार होगी, जितनी ठोस दीवार होगी, उतना वो गर्मी का रेजिस्टेंस करेगी, गर्मी को उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगी, वो रूम के अंदर कम गर्मी आने देगी। जैसे देखा ना पुराने के कोई महल या कुछ तो बने हुए हैं और मोटी मोटी दीवारें हैं उनकी, तो वो इसीलिए है कि गर्मी इतनी ना आने दे। तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्शन कम होगा,
कम कंडक्ट करेगी ना, जब ज्यादा रेजिस्ट कर लिया तो कम कंडक्ट। तो R is coefficient of thermal resistance, U is inversely proportional to R। R रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्शन कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्शन ज्यादा होगा। इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम चार्ट, तो जब इसकी बारी आएगी तो ये भी देख लेंगे। इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस, अब हम ये समझते हैं, दिन में आ मैं अभी तो करा रहा हूं, दिन में 11 बजे से क्लास करेगा कोई या काम रहता है? मेरे सर पास हम लोग टाइम है, तो हम लोग से ऑफिस बात कर लीजिए। ऑफिस है ना? हम्म, ठीक है, फिर यही ठीक है। ये सूरज है बाहर, ये बिल्डिंग है, तो जो हिस्सा एक्सपोज्ड है वो है वॉल। ये वॉल लिखा है ना, तो ये वॉल है, ये बाहर का ये वॉल है, ये ग्लास है, ग्लास एक्सपोज्ड है, वॉल एक्सपोज्ड है। तो 5 चीजें होती हैं: वॉल, ग्लास, फ्लोर, सीलिंग, पार्टीशन। अब ये 5 चीजों में से एक चीज की बात हो गई, वॉल की। वॉल क्या है? जो भी एक्सपोज टू सन है, सन से डायरेक्ट हीट जो आ रही है वो वॉल है। रूफ क्या है? 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, 3 स्टोरी की है, तो सबसे ऊपर वाला, यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, तो ऊपर की तरफ देखेगा तो इसको रूफ बोलेगा, रूफ बोलेगा। लेकिन उसके नीचे वाले फ्लोर में कोई खड़ा है, इधर खड़ा है या इधर खड़ा है, तो ऊपर देखेगा तो इसको सीलिंग बोलेगा, सीलिंग। तो रूफ से हीट ज्यादा होती है और सीलिंग में हीट कम होती है, क्योंकि रूफ में डायरेक्टली सन से हीट आती है। तो जितना टेम्परेचर होता है वो तो होता ही है, उसके साथ करेक्शन फैक्टर भी ऐड कर दिया जाता है। कैसे, कब, जब आएगा देखिए। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि हम किसको क्या बोलेंगे। वॉल एक्सपोज, रूफ टॉप वाला, सीलिंग उसके नीचे जितना भी है वो, फ्लोर, फ्लोर है, ये फ्लोर हो गया। और ग्लास क्या है? ग्लास जो एक्सपोज्ड है वो, और ये ग्लास है। एसी और एसी के बीच में ग्लास नहीं माना जाएगा। यहां भी ग्लास है तो ये ग्लास माना जाएगा। माना जाएगा का क्या मतलब हुआ कि हीट आएगी। अगर हम इस रूम का हीट कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस रूम का, तो हम इस ग्लास को कंसिडर करेंगे। ये, हाँ, ये तो नॉन एसी है। अगर यहाँ का हीट लोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो इधर वाले ग्लास को कंसिडर करेंगे कि यहां से हीट आ रही है। इस ग्लास को कंसिडर नहीं करेंगे, ये एसी और एसी के बीच में है। एक्सपोज तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि वहां से हीट आ रही है। तो एक एक्सपोज ग्लास हो गया, एक एसी और नॉन एसी के बीच का ग्लास हो गया, उसको कंसिडर करेंगे। लास्ट चीज क्या बची? पार्टीशन। पार्टीशन जो एक्सपोज नहीं है वो पार्टीशन, जो एक्सपोज नहीं है वो अंदर ये वॉल है और ये वॉल है, ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन अंदर, क्योंकि इसमें सन से डायरेक्ट हीट नहीं आ रही। बाहर की दीवार तो वॉल हो गई, अंदर का ये पार्टीशन। इसमें भी पार्टीशन तो है, लेकिन उस पार्टीशन को मानेंगे तो एसी और नॉन एसी के बीच ये वाली, ये पार्टीशन माना जाएगा। ये वाला पार्टीशन नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे का मतलब क्या हुआ? नहीं मानने का मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ का हीट लोड कैलकुलेशन कर रहे हो इस रूम का, तो जब पार्टीशन की बारी आएगी मतलब जब हम उसको कंसिडर करेंगे कि वहां से हीट आ रही है, तो एसी और एसी के बीच में हम कंसिडर करेंगे यहां से कोई हीट नहीं आ रही,
और इसको कंसिडर करेंगे यहाँ से हीट आ रही है। ना लेवल हम डाल ना एसी और एसी के बीच में कुछ कंसिडर नहीं किया जाएगा, चाहे वो ग्लास हो चाहे वो पार्टीशन। एसी और नॉन एसी के बीच में कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो ग्लास हो चाहे वो पार्टीशन। पावर 1 वाट का बल्ब है तो 3.41 BTU पर आवर, हर घंटे इतनी हीट उसकी रिमूव करनी होगी। इतनी हीट तो 1 वाट का बल्ब इतनी हीट लेकर के आएगा, इसको हम हर घंटे रिमूव करेंगे। इतनी लेके आएगा का मतलब ये कोई फॉर्मूले से नहीं निकाला गया है। शायद किसी का क्वेश्चन था यहाँ पे कि भाई ये कैसे है, तो ये कोई फॉर्मूले से नहीं निकाला गया है। जो एक्सरे का है। हाँ क्या एक्सरे। हाँ, एक्सरे ने हमें कुछ डाटा दिया है कि भाई ये कंसिडर करो कि 1 वाट का बल्ब अब 100 वाट का बल्ब है तो 341 BTU पर आवर हो जाएगा। एसी के बीच में नॉट टू कंसिडर हीट, एसी और नॉन एसी के बीच में कंसिडर हीट, एसी और एक्सपोज्ड के बीच में कंसिडर हीट। ये क्या है? एसी ये है एसी, सॉरी ये है एसी और एसी तो कंसिडर नहीं करना। ये क्या है? ये ग्लास एसी और नॉन एसी के बीच। अब हम कहते हैं कि भाई और भी डाटा चाहिए हमें, जो भी डाटा चाहिए वो डीबीआर में मिलता है। डीबीआर हमें इसका फुल फॉर्म है डाटा। वीर सर, हाँ तो जैसे आपने लाइट के लिए बताया, वैसे तो मशीन होती है, कंप्यूटर है, फैन है, हाँ ये भी तो हीट लेता है। वो भी लेता है। उसका डाटा नहीं दिया क्या एक्सरे में? उसका डाटा नहीं दिया है, वो हमें उसका डाटा नहीं मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिकल से उसका पावर फैक्टर मिलेगा। वो जब आएगा तो बताऊंगा। उसका पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल वाले देंगे वॉटेज के अनुसार। पावर फैक्टर इज नॉट, मतलब पावर फैक्टर क्या है? हाँ, वॉट के हिसाब से। जैसे पावर फैक्टर कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो अलग पावर फैक्टर, वो अलग है, एक ही है, वो अलग। ये है हीट प्रोड्यूस कितना करता है। ये लाइटिंग हो गया, ये लाइटिंग हो गया। इतना स्क्वायर फीट एरिया है रूम का। पावर फैक्टर ये दिया है डीबीआर में, क्या ये कंसिडर करो। अच्छा हाँ, देख रहा है सर। वॉट पर स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट कट जाएगा, बचेगा क्या? वॉट। 1 वॉट 3.41 BTU पर आवर लाइट के लिए। हाँ, लाइट के लिए 1 वॉट। इक्विपमेंट के लिए BTU पर आवर पर वॉट, BTU पर आवर पर वॉट, वॉट कट जाएगा, BTU पर आवर। ये आ गया BTU पर आवर। ये इलेक्ट्रिकल का हो गया। इक्विपमेंट जो आप कह रहे हो, कंप्यूटर और टीवी चल रहा है उसमें भी हीट होगी, अगर पंखा चल रहा है तो उसमें भी मोटर होगा। तो इलेक्ट्रिकल वाला बोलेगा क्या कि ये कंसिडर करो, जो भी बोले, 1 कंसिडर करो, 1.5 करो, क्या करो। तो वो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर फीट कट जाएगा, वॉट बच जाएगा। 1 वॉट 3.41 वॉट BTU पर आवर पर वॉट, BTU पर आवर पर वॉट। वॉट कर गया, BTU पर आवर बच गया। सारे हाँ
जैसे एक सिंपल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल में, किसी भी इक्विपमेंट से हीट कितना निकल रहा है, तो जैसे आई स्क्वायर आर एन टी होता है सर। तो वहां से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहां से अगर हमें डाटा मालूम वहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना सर। कि कितनी हीट निकल रही है, जी तो हम नहीं करेंगे किसी से भी। क्यों नहीं करेंगे? बल्ब है, मरकरी बल्ब है, वेपर बल्ब है, नियॉन बल्ब है, जी उसकी कितनी हीट निकल रही है, कितनी नहीं निकल रही है, अ, उसका कितना वॉटेज है बल्ब का, जी उसका रूम का लक्स क्या है, इंटेंसिटी क्या है, उसकी ल्यूमेंस क्या है, जी तो हम अपना उतना ही दिमाग लगाएंगे। हमने वो हमारे स्कोप का नहीं है, हमें वो इसीलिए तो डाटा हमें लेना है इलेक्ट्रिकल वाले से इलेक्ट्रिकल का, जी सिविल वाले से सिविल का। सर वीर सर यही हाँ सर यही पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले से डाटा लेंगे तो इलेक्ट्रिकल वाले डाटा लाएंगे कहाँ से? तो यही तो सर बोल रहे हैं कि आए इसका जो फॉर्मूला बता रहे थे वो ऐसे यही नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। कमल बा फैन है तो फैन में लिखा होता है कितने वॉट पे ये चलेगा, कितने वोल्टेज का है ये फैन। ये होता है सर। हर कंपनी का अलग अलग होता है, इतना वोल्टेज है, इतना वोल्टेज है। तो जब इलेक्ट्रिकल में एक आरडीएस बनाया जाता है, रूम डाटा शीट, आरडीएस रूम डाटा शीट, उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ लाइटिंग फिक्सचर्स कितने लगेंगे, नंबर ऑफ लाइटिंग फिक्सचर्स। तो फॉर एग्जांपल 36 वॉट के 2 बल्ब लग रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज कितना हुआ, 72 वॉट, और कुछ नहीं लग रहा, फैन भी नहीं है, एसी है, फैन नहीं, तो 72 क्या है, 72 वॉट, ठीक है, पावर है सर। 72 वॉट हो गया, है ना। अब उस रूम का एरिया है 10 बाय 10, 100 स्क्वायर फीट, जी ओके तो 72 वॉट अपॉन 100 स्क्वायर फीट, तो कितना फैक्टर हो गया, 72 अपॉन 100, 0.72, जी है ना। तो वही 0.72 यहाँ पे लिखा रहता है, ये हमें इलेक्ट्रिकल वाला देगा। अब हम हर रूम का अलग अलग है ना, किसी का इतना वोल्टेज, सर ये तो वीर सर हाँ ये तो वाट और इस एरिया को हम मल्टीप्लाई करके वो निकाले, लेकिन जैसे लाइट के लिए 1 वाट के लिए 3.41 डाटा रहता है ना, हाँ, इसी तरह कंप्यूटर या इक्विपमेंट या मशीनरी के लिए कितना रहता है? वो कितने का उसने यूज किया है इलेक्ट्रिकल वाले ने, वो पावर में आएगा, इक्विपमेंट में आएगा। दो चीजें हैं, अच्छा एक पावर में लाइटिंग, आएगा। हाँ एक लाइटिंग है, देख रहे हैं ना, एक लाइटिंग है, हाँ देख रहा हूँ सर। उसके नीचे एक इक्विपमेंट का है, ओके लाइटिंग का बल्ब ये सब आएगा, लाइटिंग इक्विपमेंट में ये सब आ गया, हेयर ड्रायर आ गया, कंप्यूटर आ गया, टीवी आ गया, तो क्या क्या लगा रखा है वो उसका आर्किटेक्ट जाने भैया। मैंने टीवी लगाया है, मैंने कंप्यूटर लगाया है, वो आर्किटेक्ट बताए। इलेक्ट्रिकल वाला आर्किटेक्ट ने जो लगाया है उससे पूरा उसका ऐड करेगा। सर मेरा कंसर्न ये है ना कि जैसे आप लाइटिंग के लिए 1 वाट के लिए 3.41 कंसीडर करते हैं, ऐसे ही अगर इक्विपमेंट है 1000 वाट का है तो क्या उसके लिए भी हम 3.1 ही पर वाट करेंगे कैलकुलेशन? उसके लिए भी करेंगे, ये तो कांस्टेंट है ना, 3.41 यहाँ भी है सर समझ गया सर, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ यहाँ भी है, हाँ समझ गया। और 1000 वॉट हुआ तो 1000 को डिवाइड करेंगे, जो एरिया है, एरिया फॉर एग्जाम्पल एरिया 200 बाय 200 स्क्वायर फीट है, कितना हुआ, 400, 1000 अपॉन 400 क्या हुआ, 2.5, यहाँ 1.5 की जगह लिखेंगे 2.5 वॉट पर स्क्वायर फीट, ये फैक्टर हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड सर। हम अपना दिमाग क्यों नहीं लगाएंगे, सर समझ गए सर। क्यों नहीं लगाएंगे ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसमें नहीं लगाएंगे, अगर हमने
ले लिया कुछ, और यहाँ पे रीडिंग गलत हो गई, कल को कहेगा किससे पूछ के लिया भाई आपने। तो एक कमेंट डीबीआर होता है, डाटाबेस रिपोर्ट, अभी भेज दूंगा मैं आप लोगों को। डीबीआर हमारे मेरे किसी प्रोजेक्ट का था, तो उसमें ये डाटा दिया रहता है कि लाइटिंग के लिए इतना लेना, पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए इतना लेना, उसको सीधे एरिया से मल्टीप्लाई किया तो वॉट आ गया, और वॉट को 3.41 से किया तो बीटीयू पर आवर आ गया। रमेश भाई, हाँ हाँ समझ गया। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड टी होता है, मीन्स आर स्क्वायर आर वो आई स्क्वायर आर है, ये हमारा वाट है जो हमारा रजिस्टिव लोड है, और टी हमारा टाइम होता है, वहां से हीट निकलता है कि कितना लेमिनेस देगा वो एक फिलामेंट या फिर एलईडी जो भी है, जैसे अपना एफ्लेस में हम निकालते हैं कैंडला वगैरह, वैसे ही है रनवे पे जो लाइटिंग का निकालते हैं। हाँ हाँ मैं समझ ठीक है सर, आप P is equal to VI, उसके हिसाब से RI स्क्वायर आप कह रहे हो, वो अलग हो गया, वो उसको इससे मत कंफ्यूज करिए, वो सिंगल फेज है। P is equal to VI सिंगल फेज का, सर सिंगल फेज ही लोड है, लाइट सिंगल फेज पे ही ऑपरेट होता है। कह रहा हूँ लाइट सिंगल फेज पे करता है, 4 किलोवाट तक सिंगल फेज रहता है, उसके ऊपर फिर 3 फेज आ जाता है, 3 फेज आता है तो P is equal to √3 VI cos phi हो जाता है। मालूम है आप लोगों को, ये समझ गया ना, मालूम है आपको, लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, नहीं करेंगे सर अप्लाई। ये कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिल रहा है ना 3.41, हम इसी को कंसीडर करेंगे। ये कंसीडर करेंगे, और ये हमें डीबीआर में मिलेगा। ओके ओके सर। हाँ। डीबीआर में ये सारी चीजें मिलेंगी, और कुछ चार्ट में मिलेंगे, से लैटिट्यूड है, बाईपास फैक्टर, पीपल, ये सब ये चार्ट में मिलेगा। फॉर्मूला, अब एक फॉर्मूला चलेगा हीट लोड कैलकुलेशन में, Q is equal to UA डेल्टा T। Q, ये Q है, UA डेल्टा T। Q तो हमें BTU पर आवर निकालना ही है जी, और A हो गया एरिया, जिस चीज का निकाल रहे हैं उसका एरिया, रूफ का निकाल, 5 चीजें, रूफ, वॉल, सीलिंग, फ्लोर और ग्लास, 5, उन 5 चीजों में किसका एरिया निकाल रहे हैं वो एरिया हो गया। और डेल्टा टी 2 तरह से होगा, एक तो हीट ड्यू टू सोलर गेन, उसमें तो एक चार्ट है, वो चार्ट के हिसाब से डेल्टा टी रहेगा। ये जो है ना चढ़ा के रखिए तो वायरल हो जाएगा। डेल्टा टी वॉल इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस, वॉल का यू, ये अभी आएगा तो आपने किया भी होगा। ग्लास का इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस, रूफ का इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस। इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है? एक मिनट, एक सेकंड। हेलो, हाँ अभी मैं उसमें ऑनलाइन पे हूँ मैं अभी,
हाँ, जी जी। इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस। सर इसका एक सीट दिया है, उसमें है जैसे हम नॉर्थ ईस्ट मतलब हाँ, टाइम टू टाइम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, किस डेट में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है सर। एनेक्सर 6 सर। हाँ ये है, जैसे वॉल है, जी 4 PM वेस्ट में सबसे ज्यादा गर्मी मानी जाती है पूरे साल में, 21 जून और 4 PM वेस्ट। तो 4 PM फॉर एग्जांपल ईस्ट में हमारी वॉल है, इसके बारे में आऊंगा अभी समझा दूं, बाद में आसान हो जाएगा। ईस्ट में वॉल है हमारी, तो 4 PM पे हम देखेंगे 18 भी है, 12 भी है, 14 भी है और ये भी 18। तो कौन सी वैल्यू हम लेंगे ये देख रहे हैं। सर मैक्सिमम वैल्यू। ये 20 क्या है, क्या ये 20 20 60 100 ये क्या है ये? सर ये जो वॉल है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। ये है कितनी ठोस वॉल है, जी ठोस, कितनी सॉलिड वॉल। ये क्या लिखा है, लिबियन पर स्क्वायर फीट, लिबियन पर स्क्वायर फीट मतलब वॉल्यूम 20 लिबियन पर स्क्वायर फीट, मतलब कि वो 1 स्क्वायर फीट में 20 लिबियन वेट उठा सकती है वो वॉल। कुछ ऐसी चीज आपने वॉल में टांग दी जिसका वेट 20 लिबियन या 10 kg होगा ना, 20 लिबियन मतलब 10 kg, उतना वेट उठा लेगी वॉल। उससे ज्यादा वेट डालेंगे तो वो वॉल टूट सकती है या वो क्रैक आ सकता है उसमें। 60 मतलब 1 स्क्वायर फीट में 60 लिबियन उठा लेगी वेट। 100 मतलब 1 स्क्वायर फीट में 100 लिबियन वेट उठा लेगी वॉल। तो जितना ज्यादा वेट उठा लेगी तो वॉल उतनी ज्यादा ठोस होगी ना, सॉलिड। बिल्कुल सर जितनी ज्यादा सॉलिड होगी उतना ज्यादा वो हीट को रेजिस्ट करेगी। जितना ज्यादा हीट को रेजिस्ट करेगी उतना कम कंडक्ट करेगी। कंडक्ट मतलब वहां से हीट अंदर कम आएगी फिर। राइट सर। तो 20 की ये, अब ये ऊपर नीचे भी वैल्यू हो गई है किस हिसाब से ये तो नहीं, लेकिन फंडा यही है। 100 लिबियन पर स्क्वायर फीट का टेम्परेचर 10 है और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल है, जैसे 140 लिबियन पर स्क्वायर फीट, तो टेम्परेचर इसका ज्यादा ज्यादा कम 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 होना चाहिए। ये क्या है, ये गलत तो नहीं हो सकता। हैंडबुक गलत नहीं हो सकता, ये है तो सही, लेकिन चलिए सही है लेकिन ये फंडामेंटल के हिसाब से गलत। देखो 20, एक इसको पकड़ो, जैसे 20 लिबियन पर स्क्वायर फीट है तो ज्यादा हीट दे रहा है, जी 100 लिबियन पर स्क्वायर फीट कम हीट दे रहा है, जी बिल्कुल सर 140 उससे भी कम दे रहा है। जी इसमें 20 ज्यादा, 60 कम, 100 कम, उससे कम, 140 उससे भी कम। इसी तरह 40 26 12 10, जितनी ज्यादा सॉलिड दीवार है उतनी कम हीट आ रही है। 24 12 6 6, 14 10 4 2, ये 14 12 10, ये 14 कैसे आया, ये मेरी समझ के बाहर है, ये मेरी समझ में नहीं आता।
लॉजिक तो ये कह रहा है कि 14 की जगह 10 होना चाहिए, मतलब कम वैल्यू होनी चाहिए 10 से भी कम। 10 या 10 से कम। जी। हाँ हाँ, लेकिन 14 किसी भी हालत में नहीं है। मे बी प्रिंट इशू हो सकता है सर। आई होप कि ये सर इसका वो ये डायरेक्शन से तो कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट। हाँ वो तो सेम ही है, ये तो डायरेक्शन सबका 4 PM पे लिया गया है। जी। नॉर्थ ईस्ट मतलब इस साइड में सर सूरज हाँ, का ऐसा अच्छा कुछ। अच्छा, ये नॉर्थ, अच्छा हम एक बात और बता दो, हम लोग बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कंसीडर करते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट का कंसीडर नहीं करते बाय कन्वेंशन। सब लोग दुनिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का ही कंसीडर करते हैं, तो कम से कम जो करते हैं वो तो सही है। हाँ वो तो सही था ही, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है, ऐसा क्यों है? सेट के कारण तो नहीं होता है सर, छाँव किसके लिए? छाँव सर, छाँव हो जाता है ना 4 बजे नॉर्थ ईस्ट में। शैडो बनता है ना सर, उससे तो नहीं है ऐसे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो जब सूरज 4 पे होगा तो उधर 12 शैडो बजे के बाद उधर जब जाती है ना, इधर छाँव हो जाती है सर। पूरा शैडो और बनता है वेस्ट, सर नॉर्थ ईस्ट में। हाँ इसका मैं नोट कर लेता हूँ, पता करके बताऊंगा कि ओके सर। इसमें क्यों ऐसा है, बाकी किसी में नहीं है। हाँ लेकिन अब सर थोड़ा बहुत आंशिक पार्ट सन का रहता है, बट नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक पूरा शैडो रहता है, बिकॉज जब सन ये वेस्ट में होता है। देखना पड़ेगा सर इसको भी, गूगल वगैरह सर्च करना पड़ेगा सर इसका। गूगल ही बताएगा, उसी में अरे देख। मुझे मेरे हिसाब से वो शैडो का हो सकता है, बाकी एग्जैक्ट तो हमने तो नहीं। कंसिडर तो सिर्फ कंसिडर तो बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही करते। देखिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो भी है, लेकिन ये कोई आंसर नहीं हुआ। कंसिडर करते हैं लेकिन वहां पे क्यों ऐसा है ये मैं देखूंगा। अच्छा चलिए ठीक, मैं भी देखूंगा, आप भी देखना, फिर जी जी। हाँ ठीक है, कुछ तो मिला। तो उसके बाद फिर और जो आपने एक फार्मूला बताया था Q इक्वल टू ये हाँ UA डेल्टा टी, ठीक। हाँ सर वो ये वही फार्मूला है जैसे हमें बेसिक हमने हाई स्कूल इंटर में पढ़े थे, Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। नहीं MS डेल्टा टी तो अलग हो गया, और उसमें Q होता है हीट। जी, M होता है मास और S होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी वो अलग हो गया। इसमें Q है रेट ऑफ हीट रिमूवल, कितने कितने पर आवर कितनी हीट रिमूव करेंगे। ये तो एरिया हो गया, जी और U तो फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हुआ ना, ये हमें सिविल वाले देंगे। भाई सिविल वाले, किसी ने पतली दीवार बनाई मोटी दीवार बनाई कैसी दीवार बनाई ये हमें तो नहीं पता ना, सिविल वालों को पता है ये। तो सिविल वाला क्या देगा, जैसे कुछ भी यू ले ले, वॉल का यू ले ले, ये है वॉल का यू, ये क्या है, थिकनेस इंचेस एंड वेट लिबियन पर स्क्वायर फीट। तो थिकनेस में ये 6 लिखा है, 6, जी और 6 इंच। लिबियन पर स्क्वायर फीट में लिखा है 87, मतलब 6 इंच मोटी दीवार है, और पर स्क्वायर फीट 87 लिबियन इसका विथ स्टैंडिंग वेट है। और उसके बाद ½ इंच प्लास्टर है, सैंड ग्रेवल एग्रीगेट है, तो उसके हिसाब से 0.45। ये सिविल वाले हमें बताएंगे कि उसका यू फैक्टर क्या होगा, यू फैक्टर क्या होगा। जी जी तो ये सिविल वाले यू फैक्टर बताएंगे सर, या ये डायमेंशन दे देंगे कि हमारा 6 इंची दीवार नहीं है? नहीं, अरे नहीं भाई नहीं, हम पूरे बिल्डिंग का डायमेंशन ही निकालते रहेंगे।
और सिविल वाले दे देंगे हमको। और वो भी क्या बताएंगे, वो हर कमरे का अलग अलग नहीं बताएंगे कि कहीं 4 इंच की वॉल है, 6 इंच की, वो एक कॉमन वैल्यू बताएंगे डीबीआर में। एक डीबीआर ही दिखाऊंगा मैं आपको, डीबीआर 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 ये मेरा एक प्रोजेक्ट था सूरत का, सूरत डायमंड बोर्ड्स। सर सूरतगढ़? हाँ, सूरत डायमंड बोर्ड्स एक है ना, बहुत बड़ा एक डायमंड बोर्ड्स बना है। नहीं ये मैं प्रोजेक्ट आपने किया है सर? हाँ, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। हाँ, बहुत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल हब है, अच्छा, और लार्जेस्ट डायमंड बोर्ड्स है। पहला न्यूयॉर्क में था पहले, अब सूरत में हो गया। और वो भी आपने किया है? हाँ, औरों ने भी किया, मैंने भी किया, कुछ तो करता यही किया। और सर हम क्लास आपसे ले रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है। नहीं हमारा सौभाग्य है मेरा सर। सौभाग्य है सर, हम लोग का सौभाग्य है। मेरा हम भी लोग है, का भी मैं सौभाग्य है भूल जाऊंगा सर सब। कि आप इतने बड़े आदमी हैं। अच्छा अच्छा, ये जो है, ये इलेक्ट्रिकल HVAC, इन सब का डाटा है, ये मैं शेयर करूंगा आपको। सर एक बार शेयर कर दीजिए, मैं कल ऑफिस से प्रिंट निकाल करूंगा, लूंगा। मुझे कौन सा ले जाना है किसी से कंपटीशन सर कर। सर अभी शेयर कर देना, मैं ऑफिस से अपना प्रिंट निकाल लूंगा इसका। ठीक है, अभी के अभी कर दूंगा। अभी मतलब क्लास खत्म होने के बाद में हाँ सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक और डिजाइन बेस है, लोकेशन सूरत, लेट, ये इतना डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। सर और आपने एकॉम के लिए किया था? एकॉम बहुत एमएनसी अच्छा है, अच्छा कंपनी है। कौन सी? PSP पे था, PSP। अच्छा नहीं, ये प्रोजेक्ट में देखा हूँ उसमें वो हाँ, ये वो एक और एकॉम। कंसल्टेंट है। मैं इसमें नहीं था, ये तो कंसल्टेंट है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इतना कंसिडर करें, वेट बल्ब ड्यू पॉइंट, ये उसके बाद वॉट पर स्क्वायर फीट, देख रहे हैं ये, जी जी। ये कंसिडर करना है। तो जिसके लिए हर रूम के लिए नहीं दे रखा है, बस एक 4 कैबिनेट। लोकेशन के लिए दे दिया है। ये सर ये आपने कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू ये चार्ट वगैरह बनाया कि वैसे सर? कौन सा? ये चार्ट वगैरह जो है सर ये। मैंने कुछ नहीं बनाया, ये जी। ये मैंने देखा तक नहीं। अच्छा उन्होंने आपको शेयर किया था ये? हाँ, शेयर किया था। ये पूरा कौन किस पे टाइम है यार, ये पूरा पढ़ने का, अपने डाटा देखे, बल्कि मैंने हीट लोड तक नहीं निकाला, हीट लोड तक। अब वहां पे मैं MEP हेड था जैसे ना, तो फिर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर लेवल पे निकाल लेते हैं। मेरे बस 3 काम होते हैं, एक अपने ओनर का प्रॉफिट, कोई कोई प्रॉब्लम ना, हिकअप ना हो, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लाता है मेरे पास, तब बात करता हूँ। सर माने लीडर का यही काम होता है सर। लीडर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, कहने को छोटा है। अच्छा, सर छोड़ो पता है सर अभी। सर। हाँ सर हम लोग एक रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो हाँ हमें हाँ, मालूम है, मालूम मालूम। मालूम है सर। हाँ हाँ, मालूम है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग सर एक प्रोजेक्ट पे डिजाइन का, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिजाइन है ना, उस पे मैं और मेरा एक सीनियर काम कर रहा है। अच्छा आर्मी अच्छा। का प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है सर, हाँ, तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हालांकि उसमें MEP का पार्ट नहीं है, बट पावर का है, तो हम उस पे काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और क्या है? नहीं, सब पढ़ना पड़ता है, ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। यू देख रहा था, ये है यू। हम्म। अब यू दे दिया उसने, वॉल के लिए कह रहा है यू, ये कंसिडर करो। मोटी दीवार है, पतली दीवार है, क्या है, एक कॉमन उसने वैल्यू दे दी। जी जी सर। पार्टीशन के लिए ये करो, रूफ के लिए ये करो, ग्लास के लिए ये करो, बस। तो एक कॉमन एवरेज वैल्यू उसने दे दी, हमें सीधे सीधे यहाँ से उठा करके वैल्यू वहाँ
डाल देनी है। जी लेकिन उसने क्या निकाला, उसने वैसे निकाला, उसने ऐसे निकाला, वो भी बता रहा कि कितना इंच की थिकनेस की वॉल थी, उसका विथ स्टैंडिंग वेट कितना था, और उसके बाद उसमें प्लास्टर कितना लगा था, सैंड ग्रेवल एग्रीगेट था कितना, उसके हिसाब से उसने कहा अच्छा ये यू फैक्टर होना चाहिए 6 इंच के लिए, 12 इंच की दीवार है तो ये यू फैक्टर होगा। लेकिन उसने अलग अलग दीवार के लिए अलग अलग यू फैक्टर नहीं देगा, वो एक कॉमन यू फैक्टर दे देगा। जी ये फ्लाई एश के लिए कम होगा, मतलब उसका फ्लाई एश के लिए कम होगा और उसके ब्लॉक के लिए ज्यादा होगा, ऐसे भी रहता है सर ना? हाँ, वो मतलब वो अलग अलग नहीं निकालेगा ना, हाँ वो तो एक कॉमन दे देगा, वो भी दे एवरेज देगा। हाँ मैक्सिमम दे देगा। हम लोग भी अभी कोई डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम की तरफ जाते हैं। हाँ सर जैसे मैं यूट्यूब वगैरह पे देख रहा था, तो उसमें वो डायमेंशन, हैंग हो गया, क्या हो गया? क्या? जैसे मैं यूट्यूब वगैरह पे देख रहा था, वो क्या बोलते हैं, रैबिट से हाँ, वो डायमेंशन डाल रहे थे, और डायमेंशन के साथ में पूरा हीट लोड कैलकुलेशन आ जाता था। वो कैसे आता है सर? वो आ जाता है, लेकिन रेविट का एप्लीकेशन से कैलकुलेशन नहीं किया जाता, पैरामीटर्स चेंज होते हैं सीखा ना। है, अब सीखेंगे सर, सीखेंगे, लेकिन मैं जनरल बोल रहा हूँ कि वो सही रहता है क्या? बस मतलब नॉलेज के लिए, नहीं, मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था तो। नहीं सही रहता, कोई रेविट के बेस पे इतनी बिल्डिंग का रिस्क नहीं लेता, कि क्योंकि एक एक पॉइंट नाप नाप के एकदम चबा चबा के डालना पड़ता है इसमें। जरा सा भी डाटा इधर से उधर हो गया, रेविट को तो एक डाटा दे दिए, अभी अभी उतना एडवांस नहीं हुआ है, अब एआई आ गया है, तो 1 साल बाद ये सब फटाफट हो जाएगा। जी तो आप कह रहे हैं वो हो जाएगा, लेकिन आज की डेट में नहीं है, हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन हाँ एक टाइम आएगा जब बस डाटा डाला तो एग्जैक्ट आ जाएगा। आज रेविट के बेस पे हम लोग कोई भी प्रोफेशनल होगा तो उसके बेस पे पूरी बिल्डिंग का डिजाइन हम लोग नहीं करते। आई नो इट्स अ बैकबोन, बट हाँ बैकबोन, बैक मतलब बैकबोन क्या, जो भी सर कहते ये बेसिक डाटा बैकबोन ही है ना सर, ये तो। ये बैकबोन है। जी मैं यही बोल रहा हूँ, इट्स अ हाँ ये बैकबोन। बैक, हाँ रैबिट नहीं, लेकिन ये बैकबोन है, ये हमारा वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं ना, उंगलियों पे करना वो है। हाँ। लेकिन ये सब डाटा एक बार इतना फीडअप हो जाएगा जी कि फिर वैल्यू नहीं रह जाएगी, ये सब जो बड़ा कर रहे हैं इस समय। लेकिन आज की तारीख में तो है ना, काम अभी तो आज की तारीख तो पार करें, 2 साल बाद तो फिर 2 साल बाद आएगा। मेरा अभी एक्सपीरियंस है, अभी 2 दिन पहले का ही एक्सपीरियंस है सर, हाँ कि हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू केबल साइज कैलकुलेट कर लिया। तो मेरे सीनियर बोला कि क्यों आया ऐसा? हाँ रमेश भाई, ये गुरु प्रसाद सर और सुभाष सर बोले। तो सर हमने एक्सेल पे पूरा फार्मूला बनाया, पूरा हायर वैल्यू कैलकुलेट करके गए, तो हाँ केबल का साइज ज्यादा आया। तो वो ये सॉफ्टवेयर जो है वो आइडियल कंडीशन देता है, और हमें तो अनआइडियल कंडीशन भी लेके चलना होता है। हाँ, तो अब यही है ट्रांसफॉर्मर, फॉर्मूला वही लगाएंगे, P इक्वल टू रूट 3 BI cos phi। लेकिन जब हाई टेंशन वाला जो केबल आएगा 400 स्क्वायर mm का है, जी अब आप लगाइए P इक्वल टू रूट 3 BI cos phi, जिसमें P लगाइए 11,000 के, P 11,000 है ना, जी 11 kV है ना, तो 11,000 इज इक्वल टू रूट 3, P इज इक्वल टू 1.73 रूट 3, और V 415 लगाइए,
वी आई की वैल्यू निकालेंगे और तो देखिए क्या वैल्यू आती है आई की, अजीब सी वैल्यू आएगी। तो उस साइड का जो केबल होता है वो इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, उसमें केबल साइज सेलेक्ट करेंगे और उल्टा करेंगे, और जब आएगा वो तो करेंगे। अभी चार्ट नहीं, हाँ वही मेरे, पहले आई निकालेंगे ना, आई के कॉरेस्पॉन्डिंग केबल साइज रहेगा, यही तो करते हैं ना। सर उसमें क्या है कि हम लोग एक तो वो ये जनरल हो गया आइडियल कंडीशन, फिर उसके बाद में के फैक्टर होते हैं बहुत सारे उसमें कि एयर में है, टेम्परेचर क्या है, अंडरग्राउंड है, टाइप ऑफ लेइंग है, वो कंसीडर करते हैं। उसके बाद में उसका पावर फैक्टर क्या रहेगा, और फिर आई निकालते हैं। आई निकालने के बाद में जब आई आ गया तो कितना वोल्टेज ड्रॉप रखेंगे वो निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो एल तो हमें मालूम है, रो भी मालूम होता है। फिर वहां से क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है सर ये। वहां से, हाँ ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बताया आपने, जी ये कंप्लीट प्रोसीजर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका तो बड़ा जबरदस्त है भाई। तो एबीपी ले रखा है क्या आपने यहाँ पे ट्रेनिंग में? हाँ नहीं सर, ये मैं यहाँ पे एज ए ये प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूशन और डिजाइनिंग अच्छा अच्छा, और मेंटेनेंस ये सारा देखते हैं। मैं ऑफिस में रहता हूँ, रमेश हमारे साइट पे हैं। हाँ हाँ बेसिकली क्या है कि हमारा एयरफोर्स डिफेंस का ही काम है, तो आपको पता ही होगा टाटा एडवांस सिस्टम डिफेंस में ही डील करता है। तो हमारे पास में एयरफोर्स के 55 एयरफोर्स स्टेशन, उनका मेंटेनेंस है हमारे पास में। अच्छा अच्छा और 9 नेवी के बेस हैं, वो पूरा हमारा सीएमसी है, कंप्रहेंसिव एनुअल कंप्रहेंसिव एग्रीमेंट मेंटेनेंस, वो कंप्रहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस एग्रीमेंट उसका भी है। कहाँ, नोएडा में? नोएडा में? मेरा ऑफिस तो नोएडा में ही है, लेकिन मैं साइट बता रहा हूँ, इनका मेंटेनेंस हमारे पास में है, एनुअल मेंटेनेंस। अच्छा और एयरफोर्स का भी एनुअल मेंटेनेंस हमारे पास में। और बीच बीच में जैसे काम आ रहा है, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्मी के प्रोजेक्ट है, 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इस पे हम लोग कर रहे हैं, अच्छा। डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं। हम्म, अभी एआई का भी अच्छा भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग तो, बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत कम लोग करते हैं इतना। है, देखो एआई का भी चल ही रहा है, तो वो कंट्रोलिंग ले रहा है सर। एआई भी चल रहा है, ठीक उसकी तो दूसरी है जी। टीम होगी, एआई की तो दूसरी टीम होगी ना, एआई की। ना हम लोग ही काम करते हैं, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रिकल का पार्ट हम लोग कर रहे हैं। हमने पूरा उसका अच्छा, डिजाइन वगैरह एयरपोर्ट सब बनाया। अथॉरिटी, हाँ मैंने सोचा वो आर्टिफिशियल ना इंटेलिजेंस। ना चलो ना, ठीक है। हम लोग इतने एडवांस नहीं होगी उसको हम ज्ञान दे सर। नहीं नहीं ठीक है, जो कर रहे हैं नहीं बहुत नहीं, वो बढ़िया। उसको भी इंसान ने ही बनाया है सर। हाँ हाँ, वही डाटा बहुत सारा इकट्ठा कलेक्ट और किया मैं है। आप बता दूं ना, तो उसमें एरर है, अभी भी एरर है उसमें। मैं बता रहा हूँ है वो ना, एरर मैंने देता है AI। हाँ अभी काम चल ही रहा है एआई पे। अच्छा जी, ठीक है, फिर हम लोग आ जाए इस पे फिर, है ना? हाँ सर, ओके क्यों, ओके वो सर, हो सर गया हाँ, सर सर। तो भाई बहुत बढ़िया लगा। एक छोटा सा था सर, ऐसे जिक्र हो गया डिजाइनिंग पे तो सर हाँ बता दिया। इलेक्ट्रिकल का तो हम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, तो हमारा इलेक्ट्रिकल तो दोनों लोगों का बेहतर है सर। बिल्कुल बैठ, बढ़िया है भाई, और एमईपी पार्ट नहीं, बाकी मतलब जो एमईपी से पावर रिंग, पावर में 11,000 से ऊपर का हमारा है। सही है, ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा, अभी अभी कर ले फिर थोड़ा, है ना? हाँ हाँ सर, प्लीज सर, मैं तो बस आपको कर हाँ लेते। नहीं नहीं, मैंने कहा कि ऐसे, ना ना नहीं ना ना। बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे तो। एनीवे, ये साइकोमेट्रिक हो गया। जी अब ये एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होता है एचपीएससी में? एरिया टू बी एयर कंडीशन और जी। एरिया फॉर वेंटिलेशन। ये है कोई एक सेकेंड,
आजाद साहब सर? आजाद तो दुबई में है। हाँ, पता नहीं कहाँ बनाया है इसने। एनीवे, ये आजाद का नंबर दे दूंगा मैं, कुछ कांटेक्ट, कुछ बात करनी हो नहीं किसी सर, आजाद का नहीं, आपको हमें वहां भेजना है। कहाँ भाई? दुबई? जी सर। हाँ तो आजाद दुबई में ही है ना, अच्छी कंपनी में है, अच्छा कर रहा है। 1 लाख हो गई उसकी तनख्वाह भी, नॉर्मल है 1 लाख, कोई ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तो खान सर ले रहे हैं अभी। अरे क्या हाँ यार। वही वही मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल है, ठीक है। हाँ वो जरूर ले रहे होंगे। अच्छा सुनिए, ये अब हम हीट लोड जब निकालेंगे, बेडरूम का अलग निकालेंगे, जी सर। मास्टर बेडरूम का अलग निकालेंगे, हॉल जी डाइनिंग का अलग निकालेंगे। जी जी सर। तो बेडरूम का जब हम निकालेंगे तो इसका सीएफएम कितना है वो देखेंगे। जी सर। जैसे ये बेडरूम का हमने निकाला हीट लोड, तो कितना सीएफएम, तो बेडरूम में इतना सीएफएम चाहिए। जी जी सर। तो जब डक्ट आएगी तो बेडरूम में वो इतना सीएफएम प्रोवाइड करेगी, जी सर। और डक्ट जुड़ी होगी एचयू से, जी सर। एचयू जुड़ा रहेगा चिलर से। पिलर से। जी। तो एक एचयू जो है वो अगर 5 फ्लोर है और चिलर रूफ पे है, और हर फ्लोर पे एक एक एचयू है, जी तो चिलर टू एचयू पाइपिंग होगी हर हर उस पे, और वो एचयू अगर पूरे फ्लोर को कवर कर रहा है अगर, तो जी फिर अलग अलग रूम में उतना सीएफएम प्रोवाइड करेगा। तो हीट लोड से हमें पता लगेगा कि किस किस रूम में कितना सीएफएम देना है, जी सर। और फिर हर रूम का टीआर, ये टीआर है, हर जी रूम का टीआर ऐड करेंगे तो फाइनल टोटल टीआर कितना चाहिए है पूरी बिल्डिंग के लिए। तो अगर 600 टीआर चाहिए है टोटल, ऐसे ही कह रहा हूँ 600 टीआर या 150 टीआर चाहिए, तो 150 टीआर का फिर चिलर यूज करेंगे, 150 टीआर का चिलर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हीट एरिया टू बी एयर कंडीशन, प्री हीट लोड, नंबर 2, नंबर 3 हीट लोड कैलकुलेशन, नंबर 4 रूम वाइज सीएफएम, टोटल टीआर नीडेड फॉर द बिल्डिंग, उसके हिसाब से इक्विपमेंट सिलेक्शन, जी फिर इक्विपमेंट लोकेशन, जी फिर इक्विपमेंट लोकेशन के बाद सिंगल लाइन डायग्राम फ्रॉम चिलर टू एचयू, एचयू टू डिफ्यूजर। जी उसके बाद फिर सारे वॉल्व पैकेजेस, डैम्पर्स, ये सब बना के फिर पूरी डिजाइनिंग कंप्लीट होती है। तो अभी हम जी। लोग उसी का हीट लोड कैलकुलेशन कर रहे हैं। सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है अभी कि जैसे मेरा एचयूए से एक डक्ट निकला, वो हाँ एक मैंने एक फ्लोर पे एचयू लगा दिया, वो मेरा एक फ्लोर पे। हाँ तो डक्ट तो मेरा एचयूए से एक ही निकलेगा, उससे डिवाइड होगा ना हर रूम के लिए सर? हाँ, मेन ब्रांच से कई सारी ब्रांचेस डिवाइड होंगी। और जितना हमें सीएफएम चाहिए उस हिसाब से डक्ट का साइज कैलकुलेट होगा, ताकि इससे ज्यादा ना जाए और इससे कम भी ना जाए। डक्ट का साइज कम क्यों करते हैं? सीएफएम हमारा कम फिलो अगर मेरा। सीएफएम कम है तो डक्ट का साइज कम हो जाएगा, जी जी जी। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? उतना ही साइज रखते हैं डक्ट का। सर उतना रखेंगे तो हमारा क्या बोलते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा हमारा एयर ज्यादा जाएगा, सीएफएम कूलिंग एयर ज्यादा रूम तक जाएगा सर। मेरा जैसे बेसिक हाँ कॉन्सेप्ट। ठीक बोल रहे हैं, रूम तक जाएगा, क्या चीज ले जाएगी? वेलोसिटी। जी जी सर। तो एक अगर सिंपल एक एक वो भी होता है सर, जैसे हमारा एक डक्ट का है, डक्ट का जैसे एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेरी वेलोसिटी कम होगी, कम होगा तो ऑब्वियसली हाँ ज्यादा होगी। बिल्कुल, और प्रेशर भी मेरा ऐसे ही होता है, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, जितना मेरा एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। हाँ तो हाँ बिल्कुल। तो वही मैं कहता हूँ, जैसे फूकना है, छाला पड़ गया, फूकना है,
पूरा मुंह खोल करके नहीं फूकता कोई, आ जी। करके फूक रहा है, ऐसे फूके तो ऐसे फूकेगा कोई, हम्म, जिससे कि वेलोसिटी मिले उसे और कूलिंग जी मिले। जी जी तो वेलोसिटी इज अ फैक्टर। वही मैं कहता हूँ, पाइप है, ये पाइप है, जैसे इससे जी पानी पानी दे रहा है, पास के गमले में ऐसे दे दिया, दूर का गमला है तो इधर उंगली लगाएंगे, जी जी, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। हाँ, एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जी जी लेकिन बिल्कुल ही कम कर दे एरिया तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? बिल्कुल कम कर दीजिए, छोटा सा कर दीजिए तो उधर ही डिप 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 होने लगेगा, जी वेलोसिटी जी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एरिया है और ये लेंथ है पाइप का, तो एरिया इंटू लेंथ क्या बनता है? वेलोसिटी, पाई आर स्क्वायर एल। तो उसकी वेलोसिटी जी उसके सिर्फ एरिया पर ही डिपेंड नहीं करेगी, वेलोसिटी वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर ठीक रही है। है ना? वेलोसिटी जो है वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रही है, और टाइम पे भी करती है, टाइम पे। टाइम पे भी करती है। टाइम, वॉल्यूम, एरिया, वेलोसिटी आपस में इंटर रिलेटेड हो गए। अभी हमने प्री हीट लोड खत्म किया है। अब प्री हीट लोड के बाद अब हमें करना है हीट लोड कैलकुलेशन। तो यहां से यहां करना है। अब मैं आज नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। हाँ सर, अभी इसको जी। रोकते यहीं, कल स्टार्ट करते हैं। कल करेंगे हीट लोड कैलकुलेशन। 8:30 ओके ओके बजे सर। आऊंगा, थोड़ा फ्रेश हो लूंगा। सर ठीक कल है, कितने कल फिर बजे से 8:30 क्लास चलेगी? है। क्योंकि सर